तो कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था भाई कि जो आपके टाइप्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वो पढ़े थे। तो उसमें एक टर्म आई थी हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने आपका एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम था आपका डिफ्यूजन और एक था आपका ओस्मोसिस। बेटा आज हम थोड़ा सा ओस्मोसिस को पढ़ लेते हैं। देखो ओस्मोसिस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सोल्यूट ज्यादा हो और आपके सोलवेंट जो हो वो कम हो। तो देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके पास अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अगर हम बात करें हमारे पास सोल्यूट ज्यादा है और जो आपका सोलवेंट है जो कि हम यहाँ पे पानी कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है आपके कम। तो हमने क्या करा, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपने एक सेल को डाल दिया। अब ओस्मोसिस क्या था, ओस्मोसिस का मतलब था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना पानी का थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए मेम्ब्रेन काम कर रही है। और हाई से लो का मतलब क्या है, अब हमारे बाहर सोल्ट ज्यादा है या फिर ऐसे कहो सोल्यूट ज्यादा है और H2O क्या है कम। तो हमारी सेल के अंदर H2O क्या है ज्यादा। तो होगा क्या ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होगा, जो भी आपकी सेल के अंदर पानी है वो कहाँ जाने लगेगा, आपके सिस्टम में जाने लगेगा। तो आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक। तो इसका मतलब हम आपकी सेल को किसके अंदर डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है, श्रिंक होने का रिजल्ट आता है। सेल क्या हो जाती है, श्रिंक। द वेरी फर्स्ट। सेकेंड हम क्या करते हैं, हम डाल देते हैं इसको सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब देखते हैं ओस्मोसिस कैसे काम करती है। हाइपोटोनिक का मतलब सोल्यूट कम पानी ज्यादा। तो देखो ये सिस्टम है, इसमें पानी ज्यादा है, सोल्यूट क्या है कम। सेल में H2O कम है एज कंपेयर टू आपके सिस्टम। तो होगा क्या, आपके सिस्टम से सारा पानी सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो ओस्मोसिस हुई और अब सेल के साथ क्या हो बेटा, सेल स्वेल्ड अप हो गई, मतलब मोटी हो गई है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल डालते हैं तो हमारी सेल का क्या रिजल्ट निकलता है, सेल स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसके बाद हमारा थर्ड है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके सोल्यूट और सोलवेंट दोनों इक्वल अमाउंट में। तो देखो आपकी सेल अगर इस सॉल्यूशन में डलती है तो आपकी सेल के साइज में शेप में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने ओस्मोसिस की 3 टाइप पढ़े, 3 सॉल्यूशन का असर पड़ा आपकी सेल में। सेल के पास मेम्ब्रेन है तो हम ये मान लेते हैं ओस्मोसिस हो रही है थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है आपका प्रोटोप्लाज्म। देखो हमने अब तक बात किस चीज की कर ली, हमने कर ली ये आपकी सेल है, इसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो चुकी है। अब हम इस सेल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट पड़ा है, फ्लूइड पार्ट पड़ा है, उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में भी 2 चीजें आती हैं, एक आती है साइटोप्लाज्म और दूसरी आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर पड़ा हुआ ये साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेल का प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपकी सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड विस्कस लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। और ये आपकी सेल का या फिर आपकी सारी ऑर्गेनली का मेन एरिया होता है काम करने का, या फिर ये आपकी सेल का मेन एरिना होता है काम करने का। तो उसके अंदर कौन कौन आ गया, साइटोप्लाज्म जो कि सेल का खुद का फ्लूइड है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस का अपना खुद का फ्लूइड है। दोनों को हमने क्या बोल दिया बेटा, सेल का प्रोटोप्लाज्म।
अब हम जो हमारी पहली ऑर्गेनली स्टार्ट करेंगे बेटा वो है आपका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपकी सेल का मास्टर बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्योंकि हमने कहा था प्रोकैरियोट्स में जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमोसोम मटेरियल है वो आपकी साइटोप्लाज्म में एक एरिया में पड़ा होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे यूकैरियोट्स में भी आपके ह्यूमन में आरबीसी की बात करें और हम प्लांट में यदि जाइलम की बात करें तो ये भी यूकैरियोट में आते हैं। आरबीसी ह्यूमन में है तो ह्यूमन यूकैरियोट्स है, प्लांट भी यूकैरियोट्स है, पर आरबीसी के अंदर और जाइलम के अंदर हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बेटा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते ही नहीं है तो न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे अपने न्यूक्लियस की। सबसे अगर हम पहले बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो इस तरीके से राउंड तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से। देखो हमारे न्यूक्लियस पर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन और दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। नोटिस करो जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलती आ रही है, पर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं जाके आपके इनर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रही है। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है जो कहीं कहीं कहां से फ्यूज है, आपके इनर मेम्ब्रेन से फ्यूज है। अब हम बात करें जिस एरिया में फ्यूज है उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक डेंस बॉडी होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अलावा आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। आपकी दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। तो हम एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है जो इसको एनवेलप्ड रखती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होती है, जगह जगह पे आपके किससे जुड़ी होती है? इनर मेम्ब्रेन से अटैच हो रखी होती है, फ्यूज हो रखी होती है। जिस एरिया से फ्यूज हो रखी होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पहले फंक्शन समझते हैं न्यूक्लियर पोर का। न्यूक्लियर पोर बेटा आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मतलब न्यूक्लियस से कोई सामान अगर साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा? आपके न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी आउटर मेम्ब्रेन की तो बेटा आपकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ आपकी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। मतलब आपके आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक कंटिन्यूस नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा आपके आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपकी न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म इस तरीके से पाया जाता है और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर आपकी न्यूक्लियस में होने वाली सारी रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स भी पाए जाएंगे। वो सारा सामान जो आपकी न्यूक्लियस में रिएक्शन होने वाली है उसके लिए जो जो आपको सामान चाहिए, साइटोप्लाज्म एंजाइम्स चाहिए या कोई और सामान चाहिए, वो कहाँ पाए जाएंगे? आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे। ये भी एक सेमी फ्लूइड विस्कस लिक्विड होता है और इसके अंदर सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं अंदर के लिए। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोलस दिख रहा है बेटा, डेंस बॉडी होती है। जब हमने न्यूक्लियस को स्टेन करा था तो हमें एक डार्क डेंस मतलब मोटी बॉडी दिखाई दी जिसका नाम था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा ये आपका RRNA मतलब राइबोसोमल, बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करता है? राइबोसोमल RRNA। तो अगर हम पूछ ले RRNA की फैक्ट्री कौन है तो हम कहेंगे न्यूक्लियोलस इज द RRNA फैक्ट्री। ये राइबोसोमल RNA क्या करती है? बनाती है। इसके अंदर सब सारी चीजें होती हैं जो कि इस RRNA को बना सके। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्रोमेटिन मटेरियल की, किसकी बात करें? क्रोमेटिन मटेरियल की। तो यहां करते हैं हम क्रोमेटिन की बात। अगर हम बात करें क्रोमेटिन मटेरियल की तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है बेटा? ये आपके
क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ हिस्सा। होता ही है बेटा, हम सबके अंदर इस तरीके से डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को सोचो, आपकी हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर बड़ा डीएनए प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है बेटा? 2.2 मीटर। अब खुद से सोचो, 2.2 मीटर इतना बड़ा डीएनए एक छोटी सी सेल में नहीं आ सकता। तो हम जब उसको आपके न्यूक्लियस में रखते हैं तो उसको कंडेंस करते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट करते हैं, मतलब उसको छोटा कर देते हैं। कैसे करते हैं हम पूरा समझेंगे। देखो हुआ क्या, आपके पास 2.2 मीटर का लंबा सा डीएनए पड़ा हुआ है, हमें उसको कॉम्पैक्ट या फिर कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है या फिर क्रोमेटिन में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। तो होता यह है कि हम क्या करते हैं, इस डीएनए के साथ प्रोटीन को रैप्ड कर देते हैं। कैसे? आपका ये लॉन्ग डीएनए है, हम प्रोटीन लेके आएंगे इस तरीके से, डीएनए आएगा, इस पर रैप करेगा, अगला प्रोटीन आएगा, जो डीएनए बाहर निकला है वो फिर से इस पर रैप कर जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। ये प्रोटीन रैप करा, फिर दूसरा प्रोटीन, फिर रैप करा, फिर तीसरा प्रोटीन, फिर रैप करा, फिर चौथा प्रोटीन, फिर रैप। इस तरीके से रैप करने की वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है वो मिलती है क्रोमेटिन। क्या मिलती है? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है? बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन, जो कि हमारी सेल में पाए जाते हैं। क्या होते हैं वो आपके? डीएनए प्लस प्रोटीन्स। अब क्या होगा, जब आपकी सेल डिवीजन में नहीं जाएगी, डिवाइड नहीं कर रही होगी, नॉर्मली बैठी हुई होगी, तो आपके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्रोमेटिन पाया जाएगा। अगर आपकी सेल डिवीजन में जा रही है तो यही क्रोमेटिन आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? क्रोमोसोम में। अब एक और टर्म आती है आपके यहाँ पे, जीन। जीन क्या होता है बेटा? आपके क्रोमोसोम के एक शॉर्ट पार्ट को, या फिर ऐसे याद रख लो, आपके क्रोमोसोम में सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीन। ये जीन फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेटा आपका न्यूक्लियस, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा आपका प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, जिसमें हमारे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, बीच में हमारे पास पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस मैनर में पाई जाती है। और क्या देखा हमने? हमने ये भी देखा कि आपके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। और हमें ये पता चला कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस डेंस बॉडी पाई जाती है, जो राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है, जो किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। जब सेल डिवीजन में नहीं जाती है तब आपकी न्यूक्लियस के अंदर, सारी सेल के सारे न्यूक्लियस के अंदर आपका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। और जब आपका सेल डिवीजन में जाता है तो वही क्रोमेटिन आपके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ताकि कंडेंस मतलब देखो, इतना बड़ा धागा था, इस धागे को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। बेटा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर रियल में ऐसे होती है, ये धागा कुछ इस तरीके से, ऐसे ये थ्रेड कुछ इस तरीके से आपके क्रोमोसोम में अरेंज्ड होता है। तो देखो इतना बड़ा 2.2 मीटर का क्रोमोसोम कहीं ना कहीं जाके इतना कंडेंस हो गया, इसको हमने बोला कंडेंसेशन। और जीन हमने क्या पढ़ा? जीन आपके डीएनए की वो सीक्वेंस है जो आगे जाके क्या बनाएगी? आपका प्रोटीन बनाएगी। आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।